इंटेंजिबल मकसद कैसे एसेट्स एस का उन इंटेंजिबल एसेट्स को कवर करना जो किसी दूसरे एस से कवर नहीं होती। जैसे गुडविल, अगर अमलगमेशन में गुडविल अराइज हुई है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से गवर्न होती है। एस 14 बोलता है ऐसी गुडविल को 5 साल में राइट ऑफ करोगे, जबकि एस 26 अपन आगे पढ़ेंगे बोलेगा एसेट्स को 10 साल में राइट ऑफ करो। कितने साल में? 10 साल में। तो ऐसी इंटेंजिबल एसेट जिसका कोई दूसरा एस नहीं है उनके लिए एस 26 है। तो कौन कौन से एस के लिए दूसरा एस, इंटेंजिबल के लिए दूसरा एस नहीं है? एक हमने एस 21 पढ़ा था जिसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल क्रिएट होता है, और वो एस 21 के हिसाब से चलेगा, ये एस काम नहीं आएगा। कल हमने एक और पढ़ा था एस 23, जिसमें भी हमने कहा था अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल महंगा इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो भी गुडविल रेज होती है, और वो गुडविल एस 23 के हिसाब से, अगर आपने नोटिस किया हो कल इवनिंग की क्लास में, थ्योरेटिकल तो कंप्लीट था, गुडविल के राइट ऑफ की कहीं भी कोई बात नहीं थी। मतलब गुडविल हमेशा चलती रहेगी, बिकॉज उसमें गुडविल क्रिएट कैसे हुई समझने की कोशिश करो बच्चों। एस 23 आपने इन्वेस्टमेंट 1,60,000 के खरीदे, कल वाली क्लास इवनिंग की बात कर रहा हूं। आपने जब शेयर इन नेट एसेट निकाला, 1,60 में इन्वेस्टमेंट खरीदे, शेयर इन नेट एसेट 1,85 है, मतलब 10,000 की गुडविल आई। प्रेजेंटेशन किसी जाएगा, शेयर इन नेट एसेट 1,50 प्लस गुडविल 10,000 टोटल 1,60, वो हमेशा चलता रहेगा। उस पर एज 26 नहीं लगेगा गुडविल पर, क्योंकि एज 26 बोलता भैया 10 साल में राइट ऑफ करो, तो उसको आप राइट ऑफ कर ही नहीं सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट 1,60 है तो 1,60 रहेगा ही रहेगा। मुझे में जा रहा है। तो लीज, लीज भी एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स ही है। आपको किसी एसेट्स को यूज करने का राइट मिला है, अधिकार, तो अधिकार दिखता नहीं है, एसेट्स नहीं खरीदते आप, सिर्फ किराए पर लेते हो एक तरह से, तो फिर वो 19 से कवर है। शेयर्स डिवेंचर, शेयर में थोड़ा बहुत याद होगा, राइट शेयर वगैरह पढ़े अपन ने। राइट शेयर, राइट शेयर का मतलब भी क्या होता है? राइट, कंपनी ऑफर करती है आपको कुछ शेयर के बदले कुछ लेने का, आपकी चॉइस हो, इच्छा हो तो राइट को सब्सक्राइब करो, इच्छा ना हो तो राइट को आप रिनाउंस भी कर सकते हो। रिनाउंस मतलब किसी और को देना, पता तो है। तो ये भी एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स है कि मेरे पास एक अधिकार है कि मैं सस्ते में शेयर खरीद सकता हूं, नहीं चाहूं तो किसी और को दे सकता हूं, पर उसके लिए एज 13 बना है, वहां से हम बात करेंगे। मिनरल ऑयल वगैरह, मिनरल, लाइव स्टॉक, नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे, प्लांट, इनके लिए इंस्टीट्यूट का बहुत जल्दी सेपरेट एज बनने वाला है। लाइव स्टॉक वगैरह का तो हो सकता है बहुत जल्दी, आप जब तक इंटर का रिजल्ट भी ना उससे पहले लाइव स्टॉक की अकाउंटिंग हो सकता है आ जाए इंस्टीट्यूट की तरफ से। जीव जंतु जानवर, हालांकि जब तक वो नहीं आती तब तक एज 10 से ही चलता है वो, पर उन सबके लिए नया एज आने वाला है। टर्मिनेशन बेनिफिट, ये एज 15 में कवर होगा। टर्मिनेशन मतलब आप किसी एम्प्लॉय को अगर निकाल देते हो, किसी एम्प्लॉय को निकाल देते हो, तो एम्प्लॉय जब निकलेगा तो उसको आपको ग्रेचुइटी, पेंशन सब देने पड़ते हैं। तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके तो इंटेंजिबल एसेट्स है, पैसे वसूल करने का अधिकार है, पर वो भी इस एज से कवर नहीं होगा। ये सब गवर्न होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 से। डेफिनेशन, इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन ढंग से याद करके जाना, मतलब करके जाना। इसका कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इसके दो ही तरह के आते हैं। एक, इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, थ्योरी में भी आ सकता है, तो प्रैक्टिकल में 15-20 खर्चों के नाम दे देगा, आपको ये सोचना कि मुझे कौन से खर्चों को ऐड करना और कौन से को छोड़ देना। और दूसरा क्वेश्चन आता है इंटेंजिबल एसेट्स के अमोर्टाइजेशन का, कि हर साल कितना कितना अमोर्टाइज किया जाए। चाहे थ्योरी का क्वेश्चन दोनों में से किसी का भी आ जाए, आपको डेफिनेशन तो ऊपर ठोकनी ही पड़ेगी, मतलब उसके ना क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। एज पर अकाउंटिंग स्टैंड 26, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, कोमा, इंटेंजिबल एसेट्स इज एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर, ये पूरी डेफिनेशन एक ही लाइन में थी, इसको तोड़ा है ताकि इससे इसके फीचर भी बाहर आ जाए। इज एन आइडेंटिफिएबल, पहला शब्द क्या है? एक पहचान हो जिसकी, जिसकी एक पहचान हो, लोग उसको जानते हो, उससे बेनिफिट मिल सकता। ओके,
आज कोई भी पर्टिकुलर लोगो होता है, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड होता है, तो उसकी मार्केट में अपनी पहचान होती है। एकदम से उस लोगो को, उस ब्रांड को देखते ही आप बता देते हो कि ये लोगो किसका है। बताओ, ये बोर्ड पे लोगो दिख रहा है, किसका है? स्टेडिएज का। आप जानते हो, दुनिया थोड़ी जानती है। तो ये फिलहाल ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, आइडेंटिफिएबल नहीं है, इतनी पहचान नहीं है जितनी होनी चाहिए। और वैसे भी फ्री में बनी हुई है, इसके लिए हमने इसको कोई बाय नहीं किया, कहीं से खरीदा नहीं है, वो अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो एक तो लोग उसको पहचानते हो, तभी आप मतलब आज शेयर खरीदने का राइट, तो शेयर खरीदने का राइट आज मैं आपको कहूं, क्या कहूं मैं आपको? जब तक मैं नहीं आता हूं, सुबह लेट आता हूं, रोज सुबह आकर मेरे आने से पहले आधा पौन घंटा आके पढ़ सकते हो, मैं आपको अधिकार देता हूं। तो ये आपको अधिकार इंटेंजिबल एसेट्स है। पर क्या आइडेंटिफिएबल है, इसकी कोई पहचान है क्या? इससे आप पैसा कमा सकते हो? तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। गवर्नमेंट ने कह दिया, गवर्नमेंट के जो पब्लिक पार्क हैं, उन पार्क में आकर आप सुबह घूम सकते हो। मतलब मुझे मेरे घर के सामने वाले पार्क में अंदर जाने का, वहां घूमने का राइट है क्या? है, इंटेंजिबल एसेट से मेरी। पर वो आइडेंटिफिएबल नहीं। आइडेंटिफिएबल का मतलब उससे मैं अपना कोई बिजनेस अर्न नहीं कर सकता। नॉन मॉनिटरी, ये एक शब्द आगे पढ़ रहे हैं, पर नॉन मॉनिटरी इसको समझना, ये काफी सारे अगले 2-3 इसमें काम आएगा। बिजनेस की कुछ एसेट्स को कहा जाता है मॉनिटरी एसेट्स। मॉनिटरी मतलब जिनकी मॉनिटरी वैल्यू फिक्स होती है, आपको कोई एस अप्लाई नहीं करना पड़ता। जैसे कैश, बैंक, साल के आखिरी में कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, क्या आप किसी एज को अप्लाई करके इनकी वैल्यू निकालते हो? नहीं। कैश, रोकड़ का गल्ला निकाला, पैसे गिने हो, कैश बैलेंस हो गया। बैंक में गए, स्टेटमेंट दिया, बैंक का बैलेंस हो गया। डेटर्स, आपको कहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डेटर्स का लेजर ओपन किया, किन किन लोगों से कितना पैसा लेना, डेटर्स हो गया। क्रेडिटर, बैंक का लोन, बीआर, बीपी, ये सब कहलाती मॉनिटरी, सॉरी, ये सब कहलाती है मॉनिटरी एसेट्स। कौन सी कहलाती है? जिनकी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, पता है कि ये है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, बैंक लोन। लेकिन नॉन मॉनिटरी कहते हैं ऐसी एसेट्स को जिनकी वैल्यू को हमें किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कैलकुलेट करनी पड़ती है, कोई तरीका एडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे फिक्स एसेट्स, साल के आखिरी में इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप S10 PP फॉलो करते हो, रिवोल्यूशन करना, ये करना। इंटेंजिबल एसेट्स, अकाउंटिंग में 26 के हिसाब से वैल्यूएशन किया जाएगा। शेयर्स वगैरह S13 लगाना पड़ेगा। इन्वेंट्री, स्टॉक, आप सोचोगे जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू देख के बता दो, नहीं, डेटा आप देख के बता सकते हो, लेकिन स्टॉक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सारे आइटम कहलाते हैं नॉन मॉनिटरी। ये नॉन मॉनिटरी शब्द अगर 3 इसमें और काम आएगा, ध्यान से समझना। तो जिनके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, वो नॉन मॉनिटरी एसेट्स कहलाती है। फिक्स्ड एसेट्स हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, शेयर डिवेंचर हो गया, स्टॉक हो गया, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती नहीं है, इनकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जिनकी वैल्यू फिक्स होती नहीं है, इनकी वैल्यू को हमें फिक्स करना, कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी। और मॉनिटरी जिनकी वैल्यू फिक्स है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल मतलब जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, छू नहीं सकते और दिखती नहीं है, और जिसको हम बिजनेस में प्रोडक्शन या सर्विसेज देने के लिए रखे हुए, रेंटल देने के लिए, मतलब बेचने के लिए नहीं रखे हुए। अगर हमने कोई फॉर्मूला बेचने के लिए रखा हुआ, तब तो गुड्स हो गया। कोई फॉर्मूला बेचने के लिए रखा तो गुड्स हो गया। अब जैसे सुनना जैसे मूवीज बनती है, प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई, मूवी 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, और मूवी की एक मास्टर कॉपी बन के तैयार हुई। मास्टर कॉपी, क्या 500 करोड़ में उसने सारे सेलिब्रिटी, एक्ट्रेस, एक्टर्स, उन सबको खरीद लिया जिंदगी भर के लिए? नहीं। उन्होंने सिर्फ उनसे क्या एग्रीमेंट साइन किया है कि एक मूवी की शूटिंग में जितने उनके दिन या जितनी उनकी डेट चली होगी, उन डेट्स पर आप अपना काम करवा सकते हो, यही मतलब है। तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स हो गया कि मैंने उनको 200 करोड़ रुपए देकर उनकी इन डेट्स के टाइमिंग को खरीद लिया। अब वो 200, 300, 500 करोड़ जो भी खर्च हो रहे हैं, मास्टर फाइल कॉपी बन के तैयार हुई, मेन, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। क्योंकि मान लो जिस रिकॉर्ड में या जिस सीडी में, फ्लॉपी में, या जिस इंस्ट्रूमेंट में, पेन ड्राइव में मूवी सेव है, उसकी वैल्यू तो हार्डली 100, 200, 150 रुपए है, जिसको आप छू रहे हो। पर वो 500 करोड़ की है, तो सही मायने में वैल्यू
उसके अंदर के कंटेंट की, डाटा की है, जिसको आप छू नहीं सकते, तो वो भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन अब वो जो पहली मास्टर कॉपी बन के तैयार हुआ आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है 500 करोड़ की। अब आप कहोगे सर उस सीडी को तो हम छू सकते हैं, आप जिसको छू रहे हो तो 25-30-50 रुपए का इक्विपमेंट है, उसकी 500 करोड़ की वैल्यू सीडी के कारण नहीं, सीडी के कंटेंट के कारण है, इंटेंजिबल है। अब आपने उससे डुप्लीकेट कॉपियां बनवाना शुरू की ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड सारे सिनेमा हॉल वालों को एक एक कॉपी दिए आएंगे, ताकि वो वीडियो को चला सके, प्ले कर सकें। फिर उसके बाद उसकी सीरीज बनेगी जो मार्केट में लोगों के पास भी बिकेगी। आजकल एक नया फैशन और आ चुका है, ओटीटी, सुना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे किसी को बेच देंगे कि भैया 3 महीने तक तो मूवीज में हॉल में चलेगी, सिनेमा हॉल में, 3 महीने के बाद आप ओटीटी पे दिखा देना। तो ये सब अपन उसको जो बेच रहे हैं, पहली कॉपी जो बनी वो इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बाद आप डुप्लीकेट कॉपियां बना रहे हो जिसको बेच रहे हैं, वो डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आपका गुड्स कहलाएगी, वो इंटेंजिबल एसेट नहीं। क्या सेकंड कॉपी को बनाने की भी 500 करोड़ कॉस्ट आएगी? वो तो 20 रुपया, 20, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया कॉस्ट आएगी, यही होगा। तो वो गुड्स कहलाएगा जिसको आप बेच रहे हो, और मास्टर कॉपी बनेगी वो इंटेंजिबल। कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, मोदी जी ने कहा सब लग जाओ, सारे दुनिया के साइंटिस्ट टूट पड़े, कोरोना की वैक्सीन बनाने में एक्सपेरिमेंट हुए, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए ना। चिंपांजी के खून का भी एक्सपेरिमेंट हुआ और सक्सेसफुल रहा, उससे कोवैक्सीन बनी, और चमगादड़ से हुआ, उससे कोविशील्ड बनी। अभी हमारे शरीर में चमगादड़ और चिंपैंजी के खून दौड़ रहे हैं, ठीक है। दोनों में से लेजी कौन होता है, जो उठ नहीं पाता जल्दी? मेरे को वही वाला लगा होगा शायद। तो चिंपैंजी और, हाँ अब सोचो, पहली बार जितने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, दुनिया भर की इक्विपमेंट है, एक्सपेरिमेंट हुए, मिक्सिंग हुई, तरह तरह की हरकतें हुई, साइंटिस्ट लगे रहे 2-2.5-3 महीने तक। अब 2-2.5-3 में तो उन्होंने करोड़ 2 करोड़ रुपए फूक दिए होंगे, और फाइनली जाके एक फॉर्मूला बन के तैयार हो कि ये आइटम इतनी इतनी क्वांटिटी में मिक्स किया जाए तो वैक्सीन बन के तैयार होगी। तो यहां तक जो उन्होंने 200-250 करोड़ खर्च कर डाले, वो सब इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, जिससे अब उस फॉर्मूले को यूज करके इंजेक्शन बनाना शुरू हुई, जिसकी कॉस्ट 42 रुपीज आती थी, गवर्नमेंट ने फ्री में लगाई सबको। वो जो इंजेक्शन बन के तैयार हो रही है, अब जो बिक रही है, अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ चुका है कि इस आइटम को इतनी इतनी क्वांटिटी में मिक्सिंग किया जाए तो आपकी ये दवाई बन के तैयार हो जाएगी। उस दवाई को बन के तैयार हो गई, उसके बाद अब आप उस फॉर्मूले से और चीजें बनाया जा रही हो ताकि लोगों को दे सकें, और जो फार्मेसी कंपनी एक तरह से गवर्नमेंट को बेच रही है, आज वहां से दवाइयां कहां जा रही है? हॉस्पिटल में जा रही है, और गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है। तो जो बाद में डुप्लीकेट कॉपी, मतलब डुप्लीकेट नहीं कहूंगा, उसकी जो कॉपी बन रही है वो गुड्स है, और जो पहली मास्टर कॉपी बन के तैयार हुई, आज पहला इंजेक्शन बना वो भी उतना का उतना ही था, वो भी असरदार उतना ही था, उसमें भी चिंपैंजी और वही थे, लेकिन उसको बनाने की कॉस्ट 300 करोड़ लग गई। तो क्या 300 करोड़ उसकी कॉस्ट मानेंगे? वो एक तरह से 300 करोड़ उस ज्ञान की, उस नॉलेज की कॉस्ट है, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, वो भी इंटेंजिबल एसेट्स है। तो आप ये रट्टा मारना है, सुबह शाम उठते बैठते, सुबह शाम उठते बैठते डेफिनेशन मन में आनी चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स इज एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। A26 के हर आंसर की शुरुआत इसी से होगी। कॉमन फीचर ऊपर से आ गए, विदाउट फिजिकल दिखती नहीं है, नॉन मॉनेटरी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फ्यूचर बेनिफिट, जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने भाई भी आपको कहा आधा घंटा सुबह आप क्या बैठ सकते हो, तो इससे क्या अपने बिजनेस में कुछ कमाओगे? तो ये इंटेंजिबल नहीं है, और एंटिटी के कंट्रोल में हो। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला जो हमारे पास भी और उसको पूरी दुनिया भी यूज कर रही है, तो फिर इंटेंजिबल थोड़ी। गार्डन का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, गवर्नमेंट ने कहा गार्डन में जाके आप सुबह घूम सकते हो, तो मुझे घूमने का अधिकार है, हाँ है, मैं जाऊं जाऊं, हाँ जाओ, कोई रोकेगा तो नहीं? नहीं रोकेगा, पक्का पक्का, मजा आ गया, ये मेरी इंटेंजिबल एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। खाली तुम्हारे पास है क्या? टोटल में थोड़ी अपने, पब्लिक है तो सब आ सकते हैं, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स नहीं। एग्जाम्पल, जनरली इंटेंजिबल एसेट्स का नाम आते ही मुंह पे 4 शब्द आते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और
गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। इसके अलावा भी दुनिया इसकी बड़ी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोशन पिक्चर फिल्म से जो मूवीज बनती है, कस्टमर की लिस्ट, कस्टमर की लिस्ट। अभी फरवरी चल रहा है, अभी फरवरी आते ही, मिड में मार्च आते ही अलग अलग जगह से फोन आना शुरू हो जाएंगे। 10th सीबीएसई बोर्ड के डाटा अवेलेबल हैं, चाहिए क्या 5,000 रुपए में? 12th बच्चों के डाटा अवेलेबल हैं, चाहिए क्या? सीए वेबसाइट से सीए सर्च मार के देख ही लेते कौन कौन से इंस्टीट्यूट सीए में एंगेज हैं। सारे सीए फाउंडेशन बच्चे जो पास हुए सबका डाटा अवेलेबल है, चाहिए क्या? आपके पास भी कॉल आते ही होंगे, अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के मैसेज कॉल आते ही है। उनका डाटा कहाँ से आता है? मार्केट में सब बिकता है। उनकी रेटें इतनी ज्यादा होती है कि हम तो खरीदते ही नहीं है। लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, कितनी हैवी कॉस्ट होती है। जिसमें आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो जो आपने फाउंडेशन का फॉर्म फिल करते समय भरा वो सब डिटेल यूं तैयार होकर आ जाती है। आपका सीआरओ नंबर, आपके घर का एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, सब उसके पास पहुंच चुका है। ओके, तो सब डाटा मिलता है। अब मान लो अगर हम वो खरीद लें, मान लो हम वो खरीदे 1 लाख रुपए में, तो उस 1 लाख रुपए की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी? अभी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये तो जानते हैं कि डाटा ले लो, इनसे अपन बेनिफिट तो कमा ही लेंगे। ओके, तो यूं देखो तो इंटेंजिबल एसेट्स है, पर फिर भी इसको इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स का रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से कम ही होती है। आज जो डाटा आया वो अगले टाइम के लिए ही है, जो इन या तो 10-15 दिन में करेगा तो करेगा, नहीं तो मस्त रहो। और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की श्योरिटी नहीं होती। मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट आ जाए, इन बच्चों ने सीए फाउंडेशन पास किया है, क्या इसका मतलब मेरा इंटर का इस बार तगड़ा बैच बनेगा? ऐसा कुछ भी जरूरी क्या? कुछ भी नहीं है। सबको फोन करो, इक्का दुक्का आ जाए तो आ जाए, बाकी सबका माइंड सेट है कि कहां जाना। ओके, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। पर जहां कस्टमर की लिस्ट में आपका फाइनल हो, मूवीज में अपन देखते हैं पूरी पूरी मूवी बना देता है एक छोटी सी फ्लोपी को लेकर, हीरो इधर उधर भाग रहा होता है, विलेन उसके पीछे पड़ता है, सूटकेस लेना है, सूटकेस को खोल के लास्ट में दिखा तो उसमें से सीडी निकलती है। बस देखोगे ऐसी मूवीज आपने? तो कस्टमर की लिस्ट, फॉरेन के कौन से कस्टमर है जो हमसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट भी आप समझते हो, तो कस्टमर की लिस्ट वहां इंटेंजिबल एसेट्स है, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पता होना चाहिए कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंचाइजी मार्केट राइट, आज हम नीचे ब्लैकबेरी है, उसने फ्रेंचाइजी ले रखी है, कंपनी को वो जितनी भी सेल होती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज भेजता है, कंपनी ने बदले में उसको क्या दे रखा है? ब्लैकबेरी नेम यूज करने का राइट दे रखा है। ब्रांड, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट केस 8 हुआ करता था किसी जमाने में, एडवर्टाइजमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट, बाद में वहां से उसको हटाकर उसको भी इंटेंजिबल। अब आप कहोगे सर एडवर्टाइजमेंट खर्चा है कि एसेट से, तो कंफ्यूज हो गए हम। फाउंडेशन में भी ये कंफ्यूजन था, वहां भी कहीं के तो बोलते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, हैवी खर्चा, याद हो अगर फाउंडेशन पढ़ के आए हो तो। एस 26 बोलता है एडवर्टाइजमेंट एसेट्स है। अब एसेट्स कैसी है? तो बोलता आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया हैवी, और आपको इस बात की 100% सर्टेनिटी हो कि इसका बेनिफिट मुझे अगले 5 साल तक मिलेगा, तो आप उसको इंटेंजिबल एसेट्स की तरह रिकॉर्ड कर सकते हो। पर कंडीशन क्या है? इस बात की श्योरिटी होना। आगे अपन ये पढ़ेंगे, ये 2 शर्तें। किसी भी एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट मानने के लिए 2 शर्तें बहुत जरूरी है। उसमें एक ये कि आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एडवर्टाइजमेंट को भी, आपने किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलाया, संदीप माहेश्वरी आए स्टेज पर अपना भाषण देने के लिए, स्टेज ने उनको 5 लाख रुपए पे किए। अब इस बात की श्योरिटी है कि अब संदीप माहेश्वरी आए तो बच्चे भी पीछे पीछे नया एडमिशन लेंगे ही लेंगे? ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। बच्चों ने देखा सुन तो स्टेज पे आते हैं भाषण को, ज्वाइन कहीं और कर लेंगे। क्या जबरदस्ती कर सकते हो कि तू मेरा सुनने आ तो मेरा ज्वाइन भी करना पड़ेगा? नहीं। तो वो 5 लाख खर्चे में ही जाएगा, वो 5 लाख खर्चे में ही जाएगा। लेकिन इस टाइप की श्योरिटी हो कि जो अगले 11th क्लास से ज्वाइन करेगा, 11 12 प्लस सीए फाउंडेशन का कोर्स, वो संदीप माहेश्वरी से आके मिल सकता है, साथ में फोटो खिंचा सकता है और रात को डिनर भी साथ में कर सकता है। 100 बच्चों ने एडमिशन करा दिया 11th क्लास 12th क्लास और सीए फाउंडेशन के लिए, क्या बेनिफिट मिलना तय है? हो गया, दिख गया। तो एडमिशन हो गए। अब संदीप माहेश्वरी को जो 5 लाख रुपए दिए, दैट इज आवर इंटेंजिबल एसेट्स। आपको 3 साल उसका बेनिफिट मिल रहा है, या 11th क्लास में एडमिशन हुए, 12th में हुआ, फाउंडेशन में,
11th की ग्रॉस फीस, 12th की ग्रॉस फीस, फाउंडेशन की फीस, तीनों के प्रोपोर्शनेट में आप उस खर्चे को 3 साल में राइट ऑफ कर सकते हैं। वहां आपको इस बात की 100% श्योरिटी होनी चाहिए। सिंपल एडवर्टाइजमेंट इसलिए उसको, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में डाल दिया, उसे क्या बेनिफिट है, गारंटी है नहीं, मस्त रहो। सेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने रिसर्च की, आपके पास उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए कि हम ये कोई नई चीज बना सकते हैं, आपको अगेन इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि भैया फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर फ्यूचर में बेनिफिट मिलने की श्योरिटी है, देन आप इंटेंजिबल एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, अभी कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसी इंटेंजिबल ऐसी होती है जो फिजिकल सब्सटेंस पे होती है, वही कंप्यूटर डिस्क। तो ये बोल रहा है उसको हम छू तो सकते हैं, पर सही मायने में उसकी जो वैल्यू होती है वो उस प्लास्टिक बॉडी की नहीं है, सही मायने में उसकी वैल्यू कंटेंट पर है। आज मूवीज मूवीज कहां दिखती है, टीवी में। तो मतलब गुडविल तो इंटेंजिबल ऐसे दिखती नहीं है, मूवी तो दिखती है, शाहरुख खान भाग भी रहा है, तो दोनों जने भी आने लग गए, सलमान खान भी आने लग गया उसके साथ साथ, तो ऐसा देख तो सकते हैं ना। इंटेंजिबल आपने कहा देख ही नहीं सकते विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आप जिसको देख रहे हो वो शाहरुख खान सलमान को नहीं देख रहे हो, आप तो टीवी को देख रहे हो। टीवी टेंजिबल है, तो उसके अंदर जो मूवी चल रही है वो इंटेंजिबल है, क्योंकि पैसा है, आप जिसको छू रहे हो वो तो टेलीविजन है, वो फिक्स्ड एसेट्स है, PP10। ओके, तो इसलिए कहा कि उस जो फिजिकल सब्सटेंस है उसका वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि सिग्निफिकेंस उसकी किसके कारण है, उसके अंदर के डाटा की, तो इसलिए उसको इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट का पार्ट माना गया। ओके, लगा देना चांता है 2 लाइनों पर, डेफिनेशन पक्का याद करनी है, और एक ही है लाइन भी क्या कह रहा है, इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज इफ एंड ओनली तभी और केवल तभी इंटेंजिबल एसेट्स को आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जब आप इंटेंजिबल एसेट्स को केवल तभी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जब 2 शर्तें पूरी हो, एंड है, दोनों होनी चाहिए, दोनों। सेकंड कंडीशन कहा है कि भैया उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकें, ये चीज तो आप क्लास 12th से पढ़ते हुए आ रहे हो। गुडविल के चैप्टर में बोलते हैं अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल टाइम के साथ साथ अपने आप बनी तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कारण क्योंकि उसकी कॉस्ट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। एंड इट इज प्रोबेबल, इस बात की श्योरिटी हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें मिलेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, इस बात की भी क्या हो, सर्टेनिटी और श्योरिटी हो। बेनिफिट मिलने की श्योरिटी नहीं है भैया, मस्त रहो। इज इट क्लियर? इंटेंजिबल एसेट इनिशियली कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी कैलकुलेशन स्टेप से होगी। अगर आप इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदते हो तो आप बुक्स में उसको किस पर दिखाओगे, जितने में खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट मिला तो माइनस कर दोगे, खरीदने पर कोई टैक्स वगैरह लगा, लेकिन टैक्स कौन सा होना चाहिए, नॉन रिफंडेबल, मतलब जिसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा उसको कॉस्ट में कभी नहीं ऐड करते, वो वैसे भी नीचे माइनस कर रखा है वापिस। इंस्टॉलेशन के खर्चे, जैसे अपन फिक्स एसेट्स में तो बोलते हैं इरेक्शन के खर्चे, इरेक्शन जमीन में गाड़ना, इंटेंजिबल एसेट्स को, इंटेंजिबल इसका उल्टा है। आज आप गुडविल को, पैटर्न को, कॉपीराइट को ऐसा नहीं कि फाउंडेशन बना के जमीन में गाड़ोगे, सीमेंट की परत लगाओगे, तो उनको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर में, तो इंस्टॉलेशन वगैरह के खर्चे, इसके अलावा अगर उसका वैल्यूएशन क्या है, अदर कोई खर्चे जो एसेट्स को पहली बार यूज की पोजीशन में लाने के लिए करने पड़ रहे हैं, तो सारे खर्चे इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट माने जाएंगे। अब आप कहोगे सर परचेज कॉस्ट, एक्शन, इंटेंजिबल में ये क्या होता है, भैया सॉफ्टवेयर नाम की भी तो चीज होती है। दवाई की अपन ने बात की अभी, मेडिसिन से दुख रहा है, पढ़ते पढ़ते सिर दुखता है, डिस्प्रिन, डिस्प्रिन वहां तक ही काम आ सकती है जहां पर नॉर्मल चीजों के कारण सिर दुखता है। मूवी में सिर दुखा, बोरिंग मूवी थी तो डिस्प्रिन ले लो, घर पे जाते समय ठंडी हवा लग गई डिस्प्रिन ले लो, लेकिन पढ़ते पढ़ते सीए की पढ़ाई करते करते अचानक से सिर दुखना शुरू हो जाता है, डिस्प्रिन वहां काम नहीं आती। तो सीए स्टूडेंट ने फार्मेसी कंपनियों को लिखा या इंस्टीट्यूट को लिखा, साहब ऐसी कोई दवाई तो बनवा दो कि दवाई सुबह दूध के साथ
दवाई लेके निकले, रात को 11 तक नॉन स्टॉप को थ्योरी भी पढ़ा दे, ऑडिट लो तो भी टेंशन नहीं है, नींद की एक झपकी नहीं आवे। ऐसी कोई है दवाई? नहीं है। सी इंस्टीट्यूट ने सोचा यस हम ट्राई करते हैं। सुनना प्यार से, इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, हम ट्राई करते हैं ऐसी कोई दवाई मेडिसिन बना दें कि आप सुबह चाय दूध के साथ लेके निकलो घर से, उसके बाद रात को 11 बजे तक भी आपको नॉन स्टॉप थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़ा है, एज 26 हो गया, एज 26 का थ्योरी का बाप भी आ जाए तो भी आपको कोई हल्की सी नींद भी ना आए। लेकिन ऐसे बोलने से काम थोड़ी होगा। इन्वेस्टिगेशन हुए, इन्वेस्टिगेशन हुए, ऐसा दिमाग में क्या पाया जाता है कि इनको पढ़ते पढ़ते अचानक से ऐसी झपकी आना शुरू होती है, ऐसे नींद आना शुरू होती है, सिर दुखता है। हर चीज का ये सिर दुखता है तो बोलते हैं कि जो नसेस में छोटे छोटे ऐसे बबल फूल जाते हैं जिसके कारण नसें खिंचती है और सिर दुखता है। फिर जब डिस्प्लिन डालते हैं तो खून पतला हो जाता है और एकदम से फास्ट स्पीड से, सब मैंने सुना है साइंस में, फास्ट स्पीड से दौड़ता है। फास्ट से जब वो दौड़ता है तो जो नसेस के वो बबल होते हैं जिससे फूले वो फट जाते हैं और नसेस वापस अपनी जगह पे सेट हो जाती है। ओके, तो ये ओके, हमारे जमाने में थोड़ी होता था। लोग जनरली इसलिए कहते हैं कि जिसको हार्ट अटैक आ गया, वैसे तो हार्ट अटैक की एक दवाई होती है, वो भी ब्लड को पतला ही करती है। बाई चांस कहते नहीं मिले तो एक डिस्प्रिन ले लो, कुछ टाइम के लिए आपका काम चल जाएगा, हॉस्पिटल तक पहुंच जाओगे। सुना है मैंने, क्योंकि दोनों का सेम इम्पैक्ट है ब्लड को पतला करना। तो अब दिमाग में आया ऐसी दवाई बनानी भैया सही बच्चों के लिए, पहले दिमाग का एनालिसिस किया, पढ़ते समय ऐसे कौन सी नसें जो फूल जाती है या सिकुड़ जाती है, क्या होता है, आंखें क्यों बंद होने लग जाती है, इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में साइंटिस्ट लगे, रिजल्ट आया भाई ये कारण है, इस कारण का क्या निवारण है, इसके लिए कौन कौन से केमिकल के मिक्स बनाकर टेबलेट मुंह में डाली जाए कि जिससे उसकी नींद उड़ जाए, वो इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसके बाद फाइनली एक टेबलेट बन के तैयार हुई। अब जो इन्वेस्टिगेशन के खर्चे हुए, कहीं ना कहीं आपकी क्या है, इंटेंजिबल है, तो इसमें आपने जो चीजें परचेज की, परचेज मतलब केमिकल खरीदे, वो कॉस्ट, इसके अलावा साइंटिस्ट लगे रहे, उनको सैलरी वेजेस वगैरह दी, उसकी कॉस्ट, लेबोरेटरी अगर किराए की तो उसकी किराए की कॉस्ट, कुल मिलाकर एसेट्स को उसकी पहली बार यूज की पोजिशन में लाने तक के जितने खर्चे होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट माने जाते हैं। अनदर एसेट्स करके आपने बाय किया हो, पढ़ना, आपने किसी से सॉफ्टवेयर खरीदा, बदले में अपनी प्लांट एंड मशीन दे दी, फ्रेंचाइजी राइट खरीदे, बदले में अपना कंप्यूटर दे दिया, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑब्टेन्ड और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स सरेंडर विच इज मोर क्लियरली एविडेंट। पूरा ध्यान सामने है, इसका क्वेश्चन पंगा करेगा बहुत। पहला शब्द क्या है? ऑब्टेन। जो एसेट्स आ रही है अगर उसकी फेयर वैल्यू है तो वही इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट मानेंगे। फेयर वैल्यू मतलब आप अगर पूरा पैसा कैश देके खरीदते तो कितना चुकाते। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर्ड, दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा क्लियरली इविडेंट हो, दोनों की क्लियरली हो तो जो वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑब्टेन्ड है उसी को ही मानेंगे। जैसे क्वेश्चन कहता है कि हमने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, पूरा ध्यान सामने, क्या खरीदा? बदले में अपनी प्लांट एंड मशीन दे दी। तो इस एज का मकसद प्लांट एंड मशीन की अकाउंटिंग करना नहीं है, इस एज का मतलब जो सॉफ्टवेयर आ रहा है उसकी अकाउंटिंग करना है। अब क्वेश्चन कहता है सॉफ्टवेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू 4,20,000 है, और प्लांट एंड मशीन की बुक वैल्यू 5 लाख आ रही है। बुक मतलब जो हमारी बुक्स में चल रही है, बुक वैल्यू 5 है, फेयर मार्केट वैल्यू 4,20 है, सॉफ्टवेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख है। तो सबसे पहले चेक, बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 और 4,20, तो हमें किसको इंपॉर्टेंस देना है? जो एसेट्स आ रही है, तो उसी की अकाउंटिंग करनी। तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी मानेंगे? 4 ही मानेंगे। एंट्री होगी सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट 4 लाख टू प्लांट एंड मशीन कितना? 5। बुक वैल्यू तो 5 ही ना, बुक वैल्यू खत्म करनी पड़ेगी, बाकी का नुकसान कहां चला जाएगा? P&L में। तो 26 और S10 दोनों का मिक्सअप हो गया। S10 मशीन को बेचने का प्रॉफिट लॉस जो भी होगा P&L में जाएगा। तो एक तरह से 5 लाख की मशीन बिक कितने में रही है? 4 में। लेकिन मैं इसको चेंज करूं, क्वेश्चन कहता है एक सॉफ्टवेयर लिया, बदले में 5 लाख की बुक वैल्यू की मशीन दे दी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4,20 है। किसकी 4,20 है? मशीन की। क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर की वैल्यू नहीं दी है,
सॉफ्टवेयर की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी है। अब सॉफ्टवेयर की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑब्टेन आई नहीं है, जो दी कितनी है 420। तो भैया सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आप 420 ही मानोगे, मशीन तो पूरा 5 ही खत्म होगा, 80 का नुकसान पीएनएल में। हाँ हो सकती ना, बिल्कुल। बुक वैल्यू 3.5 लाख ही है, मशीन की बुक वैल्यू 3.5 लाख ही है, और जो ये मशीन बाजार में बेचे तो फेयर मार्केट वैल्यू मशीन की 420 है, फेयर मार्केट वैल्यू मशीन की 4,20,000 है, सॉफ्टवेयर की नहीं दे रखी है। तो आप सॉफ्टवेयर को कितने पे दिखाएंगे 420 पे। दोनों की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू किसी की भी दे, दोनों की है तो जो आ रही है उसको प्रायोरिटी देनी है, केवल जो दे रहे हैं उसकी है तो उसी को इंटेंजिबल की कॉस्ट मानेंगे। हम्म तो 420 ही मानेंगे। हाँ, पहली प्रायोरिटी ना जो सीक्वेंस दे रखा है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑब्टेन, पहली इसको प्रायोरिटी देनी, सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है। और क्वेश्चन में अगर दोनों ही ना हो, क्वेश्चन कहता है सॉफ्टवेयर खरीदा, बदले में 3.5 लाख की बुक वैल्यू की मशीन दे दी, खत्म, मार्केट वैल्यू एक की भी नहीं है, तो भैया जो प्लांट एंड मशीन 3.5 लाख की गई, वाह, इसी को सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मान, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया क्या? आई पहले उसकी फेयर वैल्यू को प्रायोरिटी देनी, नहीं है तो जो गई उसकी फेयर वैल्यू को प्रायोरिटी देनी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड बुक्स में कितने पर किया जाए। एक्विजिशन बाय वे ऑफ एक्सचेंज, एक्विजिशन हमने अदर सिक्योरिटीज वगैरह की है, तो भैया ऐसी कंडीशन में भी एसेट्स ऑब्टेन और फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशूड जिसकी वैल्यू ज्यादा क्लियर हो। अगर आप किसी कंपनी की कोई एसेट्स खरीदते हो, ये AS10 PP में भी काम आएगा, AS13 में भी काम आएगा, AS26 में भी है। बदले में आप अगर आप अपने शेयर और डिवेंचर दे रहे हो और हमारे शेयर डिवेंचर मार्केट में लिस्टेड है, यानी कि उनकी मार्केट वैल्यू है, तो हमेशा अपने शेयर और डिवेंचर जो दे रहे हैं उसी की फेयर मार्केट वैल्यू को ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर लिक्विड आइटम है। आज शेयर है, बाजार में 22 रुपए का भाव चल रहा है, अभी रखूं इमीडिएट कोई खरीद लेगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा क्लियर वैल्यू शेयर और डिवेंचर की मानी जाती है। तो यहां अगर आप शेयर डिवेंचर खरीदते हुए, सॉरी इशू करते हुए कोई इंटेंजिबल एसेट मतलब सॉफ्टवेयर आपने लिए, बदले में अपने शेयर दे दिए 1,000, तो हमारे 1,000 शेयर का बाजार भाव क्या चल रहा है 18 रुपए पर शेयर, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 18,000 मानी जाएगी। समझ में आया क्या? लिखा हुआ, लेकिन मैं वो जो कह रहा हूं हमेशा विच इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो इस आज अगर आप सॉफ्टवेयर की जगह मशीन खरीदते हो दोनों एसेट्स हो गई, लेकिन जब शेयर की बात आएगी तो हमेशा शेयर और डिवेंचर की वैल्यू को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी, हमेशा, ये सारे एस में बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा रिलायबल होती है। रिलायबल का मतलब लिक्विड है वो, आप जब चाहे, आपके 1,000 शेयर पड़े हुए रिलायंस के, बाजार में शेयर का भाव 300 रुपए चल रहा है, मतलब मैं अभी का भी शेयर को अगर बाजार में रखूं 3 लाख में बिक जाएगा, मशीन हो सकता है 10 दिन में बिके। तो सबसे ज्यादा क्लियर मार्केट वैल्यू आज की डेट में किसकी? शेयर की। दिख रहा सामने 3 लाख, अभी का भी निकल जाएंगे, 1 मिनट खाली सेल का बिड लगा और कोई ना कोई खरीदने वाला तैयार खड़ा है, बेटी माइंड में ना बेटी। तो शेयर डिवेंचर तो उसको प्रायोरिटी देनी है। गवर्नमेंट ब्रांड AS12 से गवर्न है। गवर्नमेंट अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे कोई इंटेंजिबल एसेट, तो AS12 में क्या पढ़ा अपन ने, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि फ्री में मिल रही है, और गवर्नमेंट सस्ती रेट पे देगी तो जितने में देगी, गवर्नमेंट 5 करोड़ की इंटेंजिबल एसेट्स हमें 5 लाख में दे रही है, तो हम 5 लाख पे एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जो टाइम के साथ साथ अपने आप बन गए, वो कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, नॉट टू बी रिकॉग्नाइज का है, बिकॉज उनकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकते। एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए दो मेन शर्तें क्या थी, एक एक उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो, और दूसरा इस बात की श्योरिटी हो कि उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया ब्रांड नेम, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, अगर ये आपने खुद जनरेट किया है अपना खुद, तो बुक्स में इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ इंटरनली डेवलप्ड, डेवलप मतलब अपन ने अपनी फैक्ट्री के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स को बनाया है, अपन ने अपनी फैक्ट्री के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स को बनाया है, मतलब
मतलब सॉफ्टवेयर हो गया, कोई दवाई का फॉर्मूला हो गया, ऐसी एसेट्स को अपन बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो प्यार से समझना, जब भी हम कोई एसेट्स बनाते हैं तो सबसे पहले उस बनाने के जो भी खर्चे हैं उसको दो फेज में बांटा है। सुपर इंपॉर्टेंट पेरा चल रहा है, ध्यान से समझना। दो फेज में बांटा जाएगा। दो फेज कौन कौन से? एक रिसर्च फेज और एक डेवलपमेंट फेज। ओके, रिसर्च फेज ये बोलता है कि क्या ये कर पाना संभव है। केवल इसका जवाब आने तक जो भी खर्च होंगे वो रिसर्च फेज के माने जाए। और अगर रिसर्च का रिजल्ट यस में आया है, हाँ ये संभव है, रिसर्च का रिजल्ट यस में आया कि हाँ ये संभव है, तो फिर आप उसको वास्तव में उस रिसर्च के रिजल्ट को मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, उसको कहा है डेवलपमेंट फेज। जैसे मैंने अभी भी कहा, सिर दुखता है पढ़ते पढ़ते, दवाई बना दो। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन हुआ कि क्या पहले, तो आज ऐसा नहीं कि भाई दवाई बना दो के नाम पे डॉक्टर ने अच्छा ऐसी दवाई चाहिए, रुक जा बना के तेनों खड़ा रही पे। पहले तो ये एनालिसिस करेंगे कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल भी है कि नहीं। माइंड का एनालिसिस किया, पता चले पढ़ते पढ़ते जो झपकियां आती है उसके पीछे ऐसी कोई चीजें हैं जो प्रेशर डालती यहां से और ये आंखें बंद होती है, तो इसको ऐसे खुला रखने के लिए ऐसा केमिकल है कि उसके बाद आंखें हमेशा ही खुली रहेगी, कभी बंद ही नहीं होगी। तो क्या उसको यूज करना संभव है? साइड इफेक्ट ज्यादा दिख रहे हैं, पॉसिबल तो है पर इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है कि लेने के बाद गारंटी है कि आधे ज्यादा बच्चे सीए में तो पास हो जाएंगे लेकिन वो बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, बस झूमते ही रहेंगे। तो क्या उसको आगे बढ़ाया जाएगा? ऐसे नहीं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसी दवाई बनना पॉसिबल है जिसको यूज किया जा सके, जिससे बेनिफिट मिले? यहां तक के जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे वो सब रिसर्च फेज कहलाएंगे। जवाब मिला हाँ यार पॉसिबल तो है, दवाई जिसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, थोड़ी सी कॉस्टली रहेगी लेकिन लोग खरीदेंगे जरूर। बनाना शुरू करो, फिर पहले जानवरों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बंदर पे एक्सपेरिमेंट होगा, उसको भी किताब दी जाएगी, सीए की, आईसीए की, ले एडवांस अकाउंट्स पढ़। ओके, हाथ में एक हाथ में केला पकड़ा देंगे, वो भी खाता रहे पढ़ता रहे, उसको नींद तो नहीं आ रही है, दवाई लेने के बाद उसको झपकी नहीं आ रही, वही किसी की किताब पढ़ रहा है। जब वो पढ़ रहा है तो हमारे इंसान तो पढ़ ही लेंगे। भेजे में जा रहा है क्या? तो उसको बनाने की कॉस्ट क्या आई? डेवलपमेंट। अभी क्या कह रहा है सुनना, रिसर्च फेज के खर्चे को तो जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे पीएनएल में, रिसर्च फेज का खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। खर्चा केवल कौन सा होगा? डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा। डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा और वो भी तब जब ये शर्तें पूरी हो। नंबर वन, टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाए कि हाँ इस एसेट से हम बेनिफिट उठा पाएंगे, तो ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे। वो इंटेंजिबल इससे आपको बेनिफिट कैसे देगी आपको ही पता हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता है कि बेनिफिट मिलेगा कैसे मिलेगा, तब तो वैसे ही वो रिसर्च पे चल रहा है। आपको ये बेनिफिट श्योर हो जाना चाहिए कि हाँ इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा और कैसे मिलेगा, और उस एसेट्स को बनाने में कितना खर्चा होने वाला है। वापिस बात हुई कॉस्ट, दो बातें तो की हुई है, कॉस्ट और बेनिफिट मिलना चाहिए और इस बात की श्योरिटी आ जानी चाहिए कि वो चीज बन जाएगी। उसके बाद के खर्चे आप डेवलपमेंट की फेज मानोगे और उसको कैपिटलाइज करते जाओगे। जहां इम्पॉसिबल हो कि भैया कौन सा खर्चा रिसर्च और कौन सा खर्चा डेवलपमेंट है, पूरे खर्चे को रिसर्च माना जाएगा। मतलब जैसे जैसे होता जाए वैसे वैसे कहां डालते जाओ? पीएनएल में डालते। ओके क्या? कॉस्ट ऑफ इंटरनली डेवलप्ड इसकी बात बाद में करते हैं, स्पेशल नोट पढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल। मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन, आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटलाइजेशन कितना कर पाओगे? मैक्सिमम। तो बोलता है मैक्सिमम जो कैपिटलाइजेशन आप करोगे एसेट्स पर किसी पर, वो ज्यादा से ज्यादा उस एसेट से मिलने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के पीवी तक।
अगर आपके डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट कम है तब तो बहुत बढ़िया, उससे ज्यादा हो गई तो एक्स्ट्रा खर्चे को आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर मानना पड़ेगा। क्या कहना चाहता है कवि, सुनो। आपने सोचा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अपनी कंप्यूटर एजेंसी, कंप्यूटर का काम है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को एक इक्विपमेंट में डालकर दरवाजे पे अटैच कर देंगे घरों के। कोई भी घर के बाहर जा रहा है या इलेक्ट्रिक स्विच ऑन कर देगा ऑन का, उसके बाद आराम से जाए, मोबाइल से ऑपरेटेड रहेगा, वापिस आते समय मोबाइल से स्विच ऑफ कर दे। और इस तरह से सॉफ्टवेयर वर्क करे कि इनविजिबल इनविजिबल तरंगे, वो बचपन में रामायण देखी होगी, लक्ष्मण जब जाता है सीता मैया को छोड़कर, मैं भैया को ढूंढ आता हूं, आप बाहर मत निकलने, लाइन खींच रहा हूं, लक्ष्मण रेखा। ऐसी लक्ष्मण रेखा उस इक्विपमेंट से बन जाए पर वो दिखे नहीं। बाई चांस हमारी अब्सेंस में कोई चोर वगैरह आके घर पे जाए तो जोर जोर से सायरन बजना शुरू हो जाए, हमारे मोबाइल में उसका फोटो भी आ जाए, या वो ऐसी तरंगे निकले कि चोर को करंट लगे, वहीं कहीं बेहोश हो जाए। सोचा? तो बड़ी बात तो इम्पॉसिबल चीज तो सोची नहीं। ऐसी चीज बनाना पॉसिबल है क्या? कंपनी का ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि इक्विपमेंट में डाल के उसको ऐड कर दें, लेयर्स निकलते रहे, मोबाइल से ऑन करके चले जाओ, सूरज की किरणों से चलने वाली गाड़ियां बनने शुरू हो गई, सोलर पैनल आ गया, अब घर पे लाइट, आपका बिल पैनल लगा तो जीरो बिल आने लग गया, गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, पूरी ईवी चली रही है। तो ये भी कभी न किसी के दिमाग में तो आया ही होगा जी, उसके बाद ही बनाना शुरू हुआ होगा। तो अब हमारे दिमाग में क्या आया? ड्रोन कैमरा, 3 इडियट्स वाला बनाया था बंदे ने पहला कैमरा, ध्यान है? उसके बाद से अब हर शादी में दिखता है, जहां हमारे हाथ में प्लेट होती है कैमरा ऊपर आ जाता है, दिखाइए जी आपने ऐसा। तो ये सब चीजें पहली बार किसी के दिमाग में आई होगी, उसके बाद ही बनी होगी। तो पहली बार किसी के दिमाग में आया यार ये ऊपर से फोटोशूट करना, मस्त व्यू आएगा। पुराने जमाने में तो क्या करते थे, जिसको ऊपर से फोटोशूट करना होता है, एक जेसीबी को बुला के रखा जाता था। हाँ फैक्ट है, आज भी जिनका बजट ड्रोन का नहीं होता जेसीबी बुला लेते हैं, जेसीबी के ऊपर आदमी खड़ा होकर बाहर से वीडियो शूटिंग करता है शादियों में, ऊपर का व्यू आने के लिए। जेसीबी तो समझते हो ना? अब उसकी जगह किसने ले ली? ड्रोन कैमरे ने। अब इवेंट मैनेजर ही कैमरे वाला ही बोलता है मैं वो भी लेकर आ जाऊंगा, काम खत्म। अब पहली बार किसी के दिमाग में एक सोच तो आई होगी कि यार ऐसी कोई चीज बनाई जाए, ऐसा कोई कैमरा बनाया जाए जिससे, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अपन बनाए जिससे तरंगे निकले। अब सुनना, सबसे पहले तो ये सोचना कि क्या ऐसी चीज पॉसिबल है। पॉसिबल में सब बातें सोची जाती है, मोबाइल से ऑपरेट हो सके। पता चले मोबाइल से ऑपरेट नहीं हो पा रही है, ऑन करके हम चले तो क्या आने के बाद हमें पहले उन लेयर को पास करना, फिर अंदर जाके ऑफ करना है, पता चला वो बाद में बेहोश होगा चोर, पहले हम बेहोश होंगे, हर चीज। तो उसके ऊपर जितने भी खर्चे होंगे वो सब खर्चे कौन से कहलाएंगे? रिसर्च। 2 साल लग गए तो उन 2 साल में जितने खर्चे हुए सब उसी समय, जिस साल हो रहे हैं उसी साल पीएनएल में, वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। 2 साल एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन आया, यस ऐसी कोई चीज बनाना पॉसिबल है। तो यस का जवाब मिला, उसके बाद आपने कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, अब उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू किया, 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, कभी क्या इक्विपमेंट लग रहा है, हट रहा है, कुछ और लग रहा है, तरंगे प्रॉपर नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये करते करते 200 करोड़ रुपए लग गए और फाइनली एक डब्बा बन के तैयार होगा। तो सही मैंने उस डब्बे की कॉस्ट 200 करोड़ नहीं है, उस नॉलेज की कॉस्ट 200 करोड़ है जो हमें बार बार मिला। अगली बार से मैं बार बार मेहनत नहीं करनी, सीधा उन पार्ट्स को ऐड। तो ये 200 करोड़ आपके इंटेंजिबल एसेट। अब सुनना, बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होगा? रिसर्च फेज का खर्चा जब जब होता है, रिसर्च एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये खर्चा साल के आखिरी में पी&एल में, मैटर क्लोज। लेकिन डेवलपमेंट फेज का खर्चा जैसे ही पता चल गया कि कंफर्म अब तो बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बनाना शुरू किया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले साल 20 लाख का खर्चा हुआ, ये एंट्री हो गई। और अगर आपको याद हो, कल परसों पढ़ाया था, ये जो 20 लाख है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। पीपी में 4 हेडिंग होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस,
इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बन रही है, पूरी बन के तैयार नहीं हुई, तो 20 लाख वहां दिखा देंगे। अगले साल फिर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट 40 लाख का खर्चा हो गया, बैलेंस शीट में 20 पहले और 40 60 हो गया। तीसरे साल और 50 10 लाख का खर्चा हो गया, 60 और 10 70, ये हो गई 70 लाख की डेवलपमेंट कॉस्ट से आपकी इंटेंजिबल एसेट्स बनके तैयार हुई। अब आपको अनुमान लगाना है कि इससे बेनिफिट क्या मिलेंगे, तो 70 लाख से एसेट से बनके तैयार हुई, बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको, हर साल आप 10-10 लाख रुपए का बेनिफिट कमाओगे अगले 10 सालों तक। कॉस्ट कितनी है ये, 70 लाख, 10-10 लाख रुपए में नेट प्रॉफिट कमाएंगे माल को बेचकर अगले 10 सालों तक, तो 10 इंटू 10 कितना बेनिफिट होगा। सो आप इस 10 की पीवी निकालोगे, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू एफएम, तो 10 लाख का 10 साल तक का कम्युनिटी फैक्टर निकालो 10% की रेट से। यहाँ क्वेश्चन छोटा करूं, एक काम करो, 20-20 लाख अपन 5 साल तक कमाएंगे, 5 साल की तो याद ही हो गई होगी 3.791 एफएम की पी फैक्टर तो आता ना निकालना, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल 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 5 बार किया होगा, और फिर जीटी 3.79 ही आया होगा। ये आगे सबका फी तो निकालने आता है ना। अब 20 लाख हर साल मिलेगी, 20 को 3.791 से 775 75 लाख आया होगा, ठीक है। 75 लाख कैसे रहा है, हमारी कॉस्ट कितनी थी 40 और 20 60 और 10 70, जबकि बेनिफिट कितना है 75, तो आप ये पूरा 70 लाख कैपिटलाइज कर सकते हो क्योंकि कम है। पर मान लो हमारी कॉस्ट ये 20 आई होती लास्ट में, कितनी हो गई कॉस्ट 80 हो गई, लेकिन बेनिफिट तो 75 की मिल रहा है। तो आप जैसे ही एसेट रेडी टू यूज हो जाएगी, इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये कितना था 80, ये सीआर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इंटेंजिबल एसेट्स मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज करोगे 75.81, और जब ऐसे रेडी टू यूज है बाकी का नुकसान कहां चला जाएगा पीएनएल में। मतलब जो मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन है वो खर्चा कम है, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जो खर्चा किया वो कैपिटलाइज कर दो। लेकिन आपका बेनिफिट जो फ्यूचर मिलने वाला है वो कम मिलने वाला है, और खर्चा आपने ज्यादा कर दिया, तो फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाला है, capitalization amount should not be more than, is it okay or not? चलो आगे, नो, आओ कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, X Limited is developing new distribution system. X Limited एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप कर रहा है, फॉलोइंग आर द कॉस्ट इनकर्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रिसर्च कितना हो गया 18, फिर डेवलपमेंट कितना है 30 36 और 40, 30 36 और 40, ओके। नाउ आगे क्या बोलता है, कंपनी ने कोई सिस्टम डेवलप किया है, रिसर्च और डेवलपमेंट के खर्चे 31 दिसंबर 2020 को एक्स लिमिटेड की कॉस्ट की सेविंग कितनी है 16 करोड़ एक्सपेक्टेड टू बी अचीव बाय न्यू सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। अगले 5 सालों तक कितना बेनिफिट मिलेगा 16 करोड़। इसके अलावा हमने जो नया सिस्टम डेवलप किया है, इससे हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ, ज्ञान बढ़ा है, और अब हम लोगों को कंसल्टेंसी देंगे, अपना ज्ञान बांटेंगे, और उससे हम 10 करोड़ और कमाएंगे। तो अपनी खुद की तो कॉस्ट की सेविंग कितनी हुई 16, और बेचने से कितना कमाएंगे 10, 16 और 10 26 करोड़ हर साल का बेनिफिट होगा। अमाउंट विच विल बी एक्सपेंस्ड एंड टू बी कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल
एसेट्स। ये मानते हैं कि 2021 से एसेट्स रेडी फॉर यूज है और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 10%। तो इसका आंसर क्या जाएगा? देखो इसके आंसर में सबसे पहले तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 2 है ना। इसके आंसर में स्टूडेंट सबसे पहले तो जैसे जैसे आपका रिसर्च फेज का खर्चा होता जाएगा वैसे वैसे आप उस खर्चे को कहां चार्ज करते जाओगे? P&L में। रिसर्च फेज का खर्चा कहां जाता जाएगा? P&L में। बोलो यस और नो। और फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे 30, 36 और 40। कितना हुआ? 106। 30, 36 और 40, 106। इस 106 को आप क्या करोगे? वैसे तो कैपिटलाइज, लेकिन अब आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है? 26। 5 साल का 10% 3.79 आया होगा। 26 इंटू 3.79 तो 98.56 तक आप कैपिटलाइज करोगे। बाकी का अमाउंट कहां डाल दोगे? चले जाएगा P&L। ओके, डिटरमाइन द अमाउंट विच विल बी एक्सपेंड टू बी कैपिटलाइज इंटेंजिबल एसेट्स। और डिस्काउंटिंग, फिर आगे क्वेश्चन को और थोड़ा सा बढ़ाओ। आल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। ऑल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। क्वेश्चन 2 क्या था? शुरू के रिसर्च फेज के खर्चे एस 22 एक्सपेंसेस जो भी रिसर्च फेज में खर्चे होंगे P&L में चार्ज होंगे immediately, but development expenses are capitalized as intangible assets, but in any case capitalized amount cannot be more than the present value of future economic benefit to be achieved from the intangible assets. Total expenses कितने? 18 करोड़। shall be charged to P&L 10 और 8 से शायद 2 साल, वो तो उसी साल में चार्ज हो जाएंगे। और बाकी के जो खर्चे हैं 30, 36 और 40, 106 वो कहां जाएंगे? इंटेंजिबल। बट कैपिटलाइजेशन पीवी से ज्यादा नहीं हो सकता। टेबल बना के क्या है? 2016 में रिसर्च का खर्चा 8 है, सीधा P&L में जाएगा। 17 का 10 है, सीधा P&L में जाएगा। 18 का खर्चा 30 है, इसको आप कैपिटलाइज करोगे। फिर 19 में 36 भी कैपिटलाइज करोगे, 66 हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाला साल है खर्चा 40 हुआ है। कितना खर्चा हुआ है? 40। तो 66 प्लस 40 बेचते तो 106 होते हैं। और आप मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन कितना कर पाओगे? 98.56। बाकी का अमाउंट उस साल कहां चला जाएगा? P&L में। कैलकुलेशन क्लियर क्या? अब इसकी जनरल एंट्रीज की अगर अपन बात करें, ये सब कैलकुलेशन वर्किंग नोट आ गई। पहला साल रिसर्च टू बैंक P&L टू रिसर्च, दूसरा साल रिसर्च टू बैंक P&L टू रिसर्च, चौथे साल में जरूर इंटेंजिबल एसेट जाएगी, और पांचवें में जरूर इंटेंजिबल एसेट टू बैंक जाएगी 36। ये 2019 है वैसे। फिर 2020 में खर्चा कितना किया? 40। तो सुनना, लास्ट की 3 एंट्री उधर वाली 30, 36 और 40, 106 हो गया। लेकिन इस 106 में से लास्ट एंट्री 98.56 जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स में, बाकी चला जाएगा P&L में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? पक्का? आगे बढ़ू? हाँ, बता दिया। पीवी फैक्टर जो अपन एन्युटी भी निकालते थे फाउंडेशन में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ते थे? 10% की रेट से 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल इक्वल। बस तो उठाओ, कैलसी उठाओ। 10% की रेट है तो 1 डिवाइड बाय 1.1, 5 बार इक्वल्स टू प्रेस करो, 5 बार हो गया। 0.62 आया होगा स्क्रीन पे, तो आपने 4 बार ही किया है। 62 आया, 0.62 आया होगा। 1 डिवाइड बाय 10% रेट है तो 1.1, 20 है तो 1 डिवाइड बाय 1.2, 18 आ गया। फिर एक जीटी प्रेस करना है। ये 5 साल का कम्युनिटी फैक्टर आ गया। पी फैक्टर मीनिंग तो क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है कि आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वही टाइम वैल्यू अपनी जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था। तो 10 हम 26 करोड़ कमाएंगे, लेकिन पहला 26 करोड़ 1 साल बाद, दूसरा 26 3 साल बाद, चौथा 4 साल बाद, पांचवा 5 साल बाद। तो आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? क्या आगे बढ़ू? चलिए,
नोट्स में उसने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रखा है सॉल्यूशन में, उसी सीक्वेंस में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप, ए कंपनी एक्वायर्ड फॉर इट्स इंटरनल यूज अ सॉफ्टवेयर, कितने का सॉफ्टवेयर खरीदा है? $1,00,000 का है। कैलसी ले लो हाथ में, $1,00,000 इंटू 52 लाख रुपए, सामने वाला 5% का ट्रेड डिस्काउंट देगा, कर दो माइनस, जो भी है 52 लाख माइनस 5% हो गया, जो बचा 20% क्या बोलिए, इंपोर्ट ड्यूटी इंटू 1.2 कर दो या 20% प्लस कर दो, 59,28,000। परचेस टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी दोनों का मिलाकर दो, जो आया उसका 10% और प्लस कर दो, लिख दी, हो गया। 5% एंट्री टैक्स है लेकिन लिखना मत, उसने कहा रिकवरेबल लेटर फ्रॉम टैक्स, ये वापस मिल जाएगा, तो जो रिफंडेबल टैक्स को उसका पार्ट कभी नहीं बनेंगे। 25,000 इंस्टॉलेशन के खर्चे और 20,000 आपकी प्रोफेशनल फीस, क्लियरेंस फ्रॉम कस्टमर। चेक करो आंसर आ चुका होगा। ठीक है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या, जोड़ा ही नहीं ना अपन ने, जोड़ते तो माइनस करते ना, जोड़ा ही नहीं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके क्या, अब कुछ होमवर्क नोट करो। ये क्वेश्चन 12 सॉल्यूशन आपके पास है ही। अमोर्टाइजेशन क्या है यार, क्वेश्चन सारे। हाँ क्वेश्चन 1, नहीं मत भी मत करना, सब में अमोर्टाइजेशन आएगा यार, अब तो पढ़ना बाकी है। अमोर्टाइजेशन आएगा, कल की क्लास के बाद होमवर्क दे पाऊंगा, चलो कोई ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।